जी सोहेल अब्बास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। तो फिर एक किताब के साथ वी आर बैक। तो इस दफ़ा जो किताब है बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। उसका नाम है आइडेंटिटी, छोटा सा नाम है और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उससे लोगों को भी पता लग जाएगा कि ये किताब कौन सी है। अ, जी, तो इस किताब का नाम है आइडेंटिटी, द डिमांड फॉर डिग्निटी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिजेंटमेंट। ये सब टाइटल भी बड़ा ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल है बड़ा आप इस पे थोड़ा सा कुछ बड़ा बोलेंगे तो। जी। ऑथर जो हैं ये फ्रांसिस फुकुयामा है। ये ही इज़ एन अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट। ही हैज़ अ जापानीज नेम, सो समटाइम्स सम पीपल थिंक दैट बट ही मे बी एथनिकली जापानीज, बट हिज सो ये किताब जो है 2016 के इलेक्शन के तनाजुर में आई। किताब लिखना तो पहले शुरू की थी उन्होंने, लेकिन ये किताब आई ऐसे टाइम पे कि आइडेंटिटीज़ के बड़े सवाल उठ रहे थे। मेरा ख्याल है आप उसमें थोड़ा सा ऑथर का जो बैकग्राउंड है उसको एलैबोरेट करें ताकि इसमें थोड़ा सा मज़ा रहेगा। जी सुहेल। आप कहना हाँ, चाहते थे? नहीं नहीं, ऑथर का मैं elaborate? सिंस सिंस यू नो हिम अ लिटिल बिट मोर देन आई डू, और उसकी जो ठीक है। पिछली किताबों का जो है वो थोड़ा सा। जी जी जी। थोड़ा सा ये है कि फुकुयामा जो है वो प्रोफेसर हैं हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में, हम्म, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और बड़ी सारी किताबें लिखी और सारी बड़ी भारी किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने। आइडेंटिटी लिखने से पहले उन्होंने जो किताब लिखी थी वो एंड ऑफ हिस्ट्री लिखी थी और एंड ऑफ हिस्ट्री को सपोर्ट किया था सैमुअल हंटिंगटन ने, जो उन्होंने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एंड ऑफ हिस्ट्री में अगर इफ आई जस्ट जंप टू द मेन टॉपिक, उसमें ये था कि अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जब सोवियत यूनियन छोटे छोटे अलग हिस्सों में अलग हो गया, तो उसके अंदर जो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स ने शोर मचाया, खुशी का, अपनी जीत का इजहार किया, उसमें फ्रांसिस फुकुयामा जो है वो सबसे आगे निकल गए और सबसे ज्यादा उन्होंने ये लिबरल डेमोक्रेसी का की जीत का ऐलान किया। उसके ऊपर उनके दोस्त ने, सैमुअल हंटिंगटन जो उनके टीचर भी थे, उन्होंने उसमें उनको सपोर्ट किया और साथ में एक वार्निंग दी विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वो उस जमाने में तो वो बड़ी किताब कंट्रोवर्शियल हुई थी कि इसमें थोड़ी से रेशियल अंडरटोन्स हैं सैमुअल हंटिंगटन की किताब में, मगर उन्होंने कहा कि ये ना समझो कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि अब क्योंकि वो इक्वालिटी और फ्रीडम की लड़ाई खत्म हो गई, इतने बड़े दो आइडियाज की लड़ाई खत्म हो गई जिसमें फ्रीडम वाले जीत गए, तो ये ना समझना कि अब डेमोक्रेसी बड़ी सेफ और सिक्योर्ड है। अब क्योंकि इतनी सारी इमिग्रेशन हुई है और सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आगाज हुआ चाहता है। किसी हद तक आई एम अच्छा तो नहीं है कहना, लेकिन किसी हद तक उनकी पेशगोई सही साबित हुई और इसी पेशगोई के बारे में फ्रांसिस फुकुयामा ने ये किताब लिखी है। अच्छा, तो अब ये आपने बड़ा अच्छा इसको इंट्रोडक्शन दिया। मेरे ख्याल है इसका थोड़ा सा एक जनरल आइडिया भी आप दे दें। मैं इसका फॉर्मेट पहले डिस्कस कर लूँ तो सुहेल जो है वो इसका एक खुलासा या एक इसकी समरी देंगे, एंड उसके बाद इसके कुछ अहम सेक्शंस हैं जो थोड़ा सा थोड़ा सा हल्की फुल्की डिटेल मांगते हैं, तो वो उस पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उसके बाद एक का जो आखिरी चैप्टर है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाई अब करना क्या है। ये मसाइल तो हो गए आइडेंटिटी के साथ, तो इसमें अब करना क्या है, तो वो हम थोड़ा सा हल्का फुल्का एक डिस्कशन विदाउट गोइंग टू मच डिटेल, क्योंकि डिटेल ऑब्वियसली जो किताब पढ़ना चाहे उसके लिए ये होता है, इसलिए रिव्यू में आप बहुत डिटेल्स तो नहीं दे सकते। तो आप समरी दे दें, उसके बाद वो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूँगा। जरूर जरूर। आसान किताब इन्होंने स्टार्ट की। आप अगर देखें कि पिछले 15 साल में जितना भी मेंटल हेल्थ का लिटरेचर आइडेंटिटी के साथ आया है, उसके अंदर उन्होंने हमेशा आइडेंटिटी को इमिग्रेशन के साथ लिंक किया है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सलमान अख्तर की किताब इमिग्रेशन एंड आइडेंटिटी, और फिर उनकी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा एक चैप्टर इमिग्रेशन एंड आइडेंटिटी। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था इमिग्रेशन एंड आइडेंटिटी, तो
उस किताब ने मुझे मोटिवेट किया था, ये किताब फ्रांसिस फुकुयामा की किताब पढ़ने के लिए। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि मैं ये किताब नहीं लिखता अगर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट ना होता। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जो है वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था फुकुयामा के लिए ये किताब लिखने के लिए। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहुत जोर से बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप का इस इलेक्शन को जीतना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खतरनाक बात है। और बिल्कुल इमीडिएटली इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2016 इलेक्शन उन्होंने ये बात कही, और ये बात कितनी सही साबित हुई। आखिर में सबने देखा कि इसका डिजास्टर किस तरह हुआ। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को अपने लिबरल और सेक्युलर कंपोनेंट से तोड़ने का नुकसान ऐसा होगा कि ये फैशिस्ट रेजिम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसका नुकसान बहुत होगा। डेमोक्रेसी ही की वजह से आज वो दिन आया है कि 100% वुमेन सफरेज, सारी औरतों को वोट डालने का हक हासिल है। हम सिर्फ 2 जनरेशन पीछे चले जाएं तो औरतों की एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का मयार कुछ और था। आज रेसिज्म अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप के अंदर टेक्निकली इलीगल है। और जो आज हमें एलजीबीटी की अवेयरनेस है, आज से मेरे ख्याल से इवन 15 इयर्स पहले इवन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एलजीबीटी की वो अवेयरनेस नहीं थी। बहुत कम लोग इसके मेंटल हेल्थ में तो खुद काफी डिस्क्रिमिनेशन रहा है अंटिल 80s, अप टू 80s एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि ये सारे जो फायदे हैं ये डेमोक्रेसी के हैं। डेमोक्रेसी में इंसान थ्राइव करता है, इकोनॉमी फ्लरिश करती है, नॉलेज मल्टीप्लाई करती है और साइंस प्रोग्रेस करती है, इसलिए इसको बचाना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को समझने के लिए ये बात बड़ी जरूरी है कि सबसे पहले समझा जाए कि आइडेंटिटी है क्या। अगर उर्दू में हम आइडेंटिटी को डिफाइन करें तो आइडेंटिटी का मतलब है पहचान, मगर उर्दू में इसका कोई वर्ड इस तरह है नहीं जिस तरह आइडेंटिटी का मतलब है। क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर सिर्फ पहचान ही नहीं है, पहचान के साथ एक डिजायर है, और वो डिजायर है इक्वल रिस्पेक्ट की, एक इक्वल रिकग्निशन की। क्या एक तो मेरे एक लेवल पे तो आप मुझे रिकग्नाइज करें और फिर मुझे वो इक्वल इज्जत है। अब तक ये काम डेमोक्रेसी नहीं किया कि वो लोगों को किसी हद तक इक्वल फुटेज पे लेकर आई जिससे इंसानियत स्टार्ट हुई थी। और ये सिर्फ बातें नहीं है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च है और उस पर हजारों जरीदे शाया हुए हैं और उस पर नंबर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। वही कहते हैं कि ये समझना बड़ा जरूरी है कि आइडेंटिटी है क्या। जो अमेरिका में और यूरोप में मजहबी हलके हैं वो इसको लिंक करते हैं मार्टिन लूथर किंग सीनियर की प्रोटेस्टेंट मूवमेंट से। वो कहते हैं कि पहली दफा मार्टिन लूथर किंग थे। थोड़ा मैं करेक्शन कर दूं, ही वाज मार्टिन लूथर नॉट किंग। मार्टिन लूथर साहब ने पहले आदमी थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट क्रिश्चियनिटी की लीड की थी, और उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के साथ इंसान का डायरेक्ट राब्ता है, बीच में से प्रीस्टहुड की सफाया कर दो। तो पहली दफा यह कि भाई मैं डायरेक्ट अगर अल्लाह से मिल रहा हूं तो आई एम समथिंग, वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। जो सेक्युलर लोग हैं वो कहते हैं हाँ ये भी, लेकिन साथ में इमैनुअल कांट ने और रॉसू के आइडियाज ने कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी को लीड किया, और वहां से फिर एग्जिस्टेंशियल सारी जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी और साइको एनालिसिस के बहुत सारे एस्पेक्ट वहीं से डेवलप करते हैं। जब बात आगे चली तो इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स और साथ साथ गुटेनबर्ग का इंजन जो प्रिंटिंग प्रेस के फॉर्म में सामने आया, उसने इस सेल्फहुड के आइडियाज को बड़ा प्रोपेगेट करने में मदद दी। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद और उसके साथ साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक चीज जो की वो ये की कि लोगों को शहरों से, गांव से निकाल के शहरों में लेकर आए। जब लोग गांव से शहर में आए तो उनको अचानक से एक एहसास हुआ नॉस्टैल्जिया का। अपने लोगों को भूल गए थे वो अपने लोगों को ज्यादा याद करने लगे। उन्होंने अपनी तरह के दूसरे लोगों के साथ ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू किए। इसमें अहमद सलमान साहब का एक शेर जो बहुत अच्छा मुझे याद आता है, उनमें उसने कहते हैं कि निकल के
शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। फिर वो लोगों ने अपने गांव तलाश करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने गांव तलाश किए तो दो ग्रुप्स बने, शहर वाले और गांव वाले। अब यूरोप में पहली दफा इस किस्म की मैस जो है वो विलेजेस से शहरों में माइग्रेशन हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इस माइग्रेशन ने मजीद एक तेजी इख्तियार की। बहुत सारे लोग, आप हम सब जानते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरी बहुत सारी कंट्रीज से लोगों ने यूरोप में आने का इमिग्रेशन स्टार्ट हुई। और फिर 60s और 70s में ये इमिग्रेशन इतनी बढ़ी कि ये नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर भी फैल गई। अब दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने लगी और उस दुनिया के अंदर बहुत सारी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ आमने सामने हो गए। किसी हद तक इंसान जो है वो कंपैरिजन करने वाली स्पीशी है। जब इंसान दूसरे ग्रुप्स में अपने आप को देखता है तो वो अपने आप को नेचुरली कंपेयर करता है कि हाउ डू आई स्टैंड विद द अदर्स, मैं खुद कौन हूं, जिस ग्रुप के साथ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो ग्रुप कौन सा है, और क्या जो मेजॉरिटी है या ग्रुप्स का जो सारे ग्रुप्स की जो मेजॉरिटी है वो क्या मुझे उतने ही इक्वल रिस्पेक्ट के साथ देख रही है जिस तरह वो अपने आप को देखती है। ये चीज बहुत ज्यादा खराब हुई 70s में विद न्यू लिबरल पॉलिसीज के साथ। जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने मजीद इसमें एक बात कहूं कि मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ये दोनों ही ग्रुप, चाहे लिबरल ग्रुप हो चाहे कंजर्वेटिव ग्रुप हो, ये दोनों ग्रुप ये कार्ड खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही तो हुआ। तो उसमें हुआ ये कि न्यू लिबरल पॉलिसीज के थ्रू जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोप और अमेरिका में, उससे हुआ ये कि वो लोग जो यहाँ पे ब्लू कॉलर एरिस्टोक्रेट्स कहलाए जाते थे, जो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे, काम करके रोजी रोटी कमा रहे थे, वो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी अमेरिका के अंदर, वो गरीबों की मेजॉरिटी की 90% की रिप्रेजेंटेटिव कहलाती थी, ब्लू कॉलर पार्टी थी। हाँ, ये इन सारे लोगों को जो बेचारे अनएम्प्लॉयड हो रिप्रेजेंट करती। तो वो एक सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे बहुत सारी इमिग्रेशन हुई जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना किबला चेंज किया। उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटी को और रेशियल माइनॉरिटी को और एलजीबीटी माइनॉरिटी को सपोर्ट करना शुरू किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर वोट बैंक। यही देखते हुए जो दाएं बाजू की राइट विंग पार्टी थी रिपब्लिकन, जिनका गरीबों से इस तरह ताल्लुक नहीं था, उन्होंने उसकी वकालत करना शुरू कर दी। और वकालत इतनी खतरनाक की कि उन्होंने उसको रेशियल लाइंस पे, वाइट सुप्रीमेसिस्ट लाइंस के ऊपर मुल्क को डिवाइड कर दिया। और उन्होंने चर्च को इस्तेमाल किया, मजहब को। उन्होंने ये दिखाया कि मजहब खतरे में है इन माइनॉरिटीज से। मुख्तलिफ किस्म की जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान, ज्यूज, ऐसे लोग जिनका लाइफस्टाइल उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, एलजीबीटी वगैरह वगैरह, वो तमाम लोगों को उन्होंने दिखाया कि भाई ये हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसको हिला देगा। तो वो एक तरह का नेक्सस बन गया ये। और ये आप देखते हैं ये और मुल्कों में भी होता है, इंडिया में भी आप देखें इस वक्त बिजनेस और रिलीजियस। पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल से यही हो रहा है कि जिसे कहते हैं ना, वो किसी पॉलिटिशियन ने कहा था मिलिट्री मुल्ला अलायंस, तो वो यहाँ पे भी वही चीज़ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ उसको कर दें। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कुछ जो हाँ, मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। उसमें ऐसा हुआ ये कि वो ये कहते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये तो एक नेचुरल चीज है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहीं इमिग्रेट करके आऊं, मैं अपने ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करूं और फिर मैं अपने ग्रुप को मेजॉरिटी के साथ कंपेयर ना करूं। ये ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो ग्रीवियंसेस हैं, जैसे
फ्रांस में मुसलमानों के बेचारों के ग्रीवियंसेस हैं, वो दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन एजुकेशन, और वो अंडर रिप्रेजेंटेड है एम्प्लॉयमेंट में। इसी तरह औरतों के साथ जुल्म है, और कुछ नहीं तो जो यहाँ पे जो इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, वाइट ब्लू कॉलर लोग, और उनकी बहुत सारी लोग तो बेचारे ओपियोइड के एडिक्ट्स हो गए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, और उन ग्रीवियंसेस को एड्रेस करना तो मस्ट है, वरना इस आग को रोकना बड़ा मुश्किल है। वो ये फुकुयामा ने बड़ा अच्छा शुरू में ही बात कही कि ये आइडेंटिटीज को रोकना बहुत मुश्किल है। आइडेंटिटीज के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस करना एब्सोल्युटली जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई पॉपुलिस्ट लीडर ना आए जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और आग ना लगाए। यहाँ पे उन्होंने एक पॉपुलिस्ट लीडर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जो मुझे बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा कि एक तो पॉपुलिस्ट लीडर जो होगा वो ऐसे शो करता है कि जैसे लीडर का और अवाम का एक डायरेक्ट राब्ता है, और बीच में से मीडिया, इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी और लॉ एंड ऑर्डर एक साइड पे हो जाओ। ये हम दोनों का बिला फसल एक कांटेक्ट है। और उसके साथ वो कहते हैं कि ये अस वर्सेस देम करेंगे। वो हमेशा बताएंगे कि हम व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और ये काले या ये मुसलमान, ये इस तरह दिखाएगा वो। तो वो अस वर्सेस देम करता है। और तीसरी चीज जो पॉपुलिस्ट लीडर के अंदर जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, कि जो शॉर्ट टर्म गेन्स के अंदर वो लॉन्ग टर्म गेन्स को नजरअंदाज करता है। तो 3 चीजें हैं। मैं यहाँ पे रोकता हूँ इस बात को, एक जस्ट brief summary of what actually identity is and what identity politics is. तो आप प्लीज वो बोर्ड तो ये इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक जो बात असल में जो इसका स्टैंड आउट करता है इस किताब का फीचर, कि इन्होंने जो हालात हैं कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, ऑल्दो ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है मगर ज़्यादातर बातें कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती हैं। तो आइडेंटिटी जो है वो एक बहुत सेंसिटिव और ट्रिकी मामला है जो जिसके बहुत सारे इम्प्लिकेशंस, रेमिफिकेशन, मुज़मरात हैं जो सामने आते हैं, और वो कई तरीके से वो चीज़ जिस तरह से सूरज के आगे बादल आता है फिर हट जाता है, फिर दूसरा बादल आता है हट जाता है, इसी तरीके से ये सवाल जो है वो बादल की तरह बार बार आता है और गुजर जाता है, और फिर ये तो ये सवाल है, इट्स अ कांस्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम्स। इसमें एक सेक्शन है, मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस दिस। वो है, चैप्टर का नाम है द इनविजिबल मैन। उस चैप्टर के नाम का जो वजह तस्मिया कह लें या जो उसके, वो एक नावल का जिक्र किया उन्होंने, रैल्फ एलिसन, एक अमेरिकन ऑथर, उसका एक नावल था द इनविजिबल मैन। और वो स्टोरी थी एक स्याह फार्म फ़र्द की जो अमेरिकन साउथ से, जिसको जहाँ पे गुलामी का, स्लेवरी का बैकग्राउंड था, पे सिविल राइट्स मूवमेंट, वो निकल करके आता है न्यूयॉर्क में और हार्लेम में जाके आबाद होता है। तो अब वो स्लेव साउथ या सिविल जिम क्रो साउथ जिसको कहते हैं, उससे तो उसकी निजात हो गई, लेकिन ही कम्स टू दिस place where he's not a slave anymore. However, he is not anybody's equal. And he is literally invisible. तो उसने ये मिसाल दी है, एक समझाने की कोशिश की है कि जब हम किसी होमलेस को $1 देते हैं भीख के तौर पे, तो वी डोंट इवन मेक एन आई कॉन्टैक्ट विद हिम बिकॉज वी डोंट कंसिडर हिम वर्दी। नॉट के वी आर एरोगेंट या हम सब, मगर ये हमारी सेंसिबिलिटी में ही नहीं होता कि इस शख्स की कोई आइडेंटिटी है अदर देन ही इज़ अ होमलेस एंड ही नीड्स मनी। एज अ पर्सन ही इज़ नॉट अ होल पर्सन in our eyes. So these are invisible men in our society everywhere. फिर उसने इसको थोड़ा सा और elaborate किया है कि अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन जो थी, स्लेवरी से निकलने के बावजूद जब उन्हें आज़ादी मिली और वो किसी हद तक बराबरी के उस पर आए, दे रिमेन वेरी इनविजिबल। एंड वही कहता है कि इस इनविजिबिलिटी को फाइट करने के लिए लोग पूरी जिंदगियां लगा देते हैं। और वेल्थ यानी दौलत या सरमाया अलोन डजंट गिव यू विजिबिलिटी, और वेल्थ के साथ जब वो स्टेटस आता है तो वहाँ से आपकी विजिबिलिटी बनती है और वो आप इनविजिबल नहीं रहते।
उसने बड़ी मजे की एग्जांपल दी है कि somebody who has the money to buy a Tesla would buy a Tesla not just because he's worried about global warming, but it's a one up on the other neighbor's BMW. I have a Tesla. So that's his visibility. अच्छा, इसमें इन्होंने और भी काफ़ी डिटेल में इवोल्यूशनरी जो बातें की हैं, किस तरीके से जो एप्स थे वो भी विजिबिलिटी के लिए जो कोशिश करते थे। अल्फ़ा मेल का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि गोरिल्लाज़ में था, और फिर ह्यूमन से पहले जो निएंडरथाल या उससे पहले, तो वो अल्फ़ा मेल का कॉन्सेप्ट यही था कि वो सिर्फ मेल नहीं बल्कि उसका एक स्टेटस था, तो वो विजिबिलिटी। फिर उन्होंने उसको लेके आए हैं जो हमारा अमेरिका का रूरल साउथ और मिड वेस्ट है, उसमें जो लोग हैं वो दे आर नॉट ऑल ऑफ देम आर पुअर बट दे डोंट हैव एनी विजिबिलिटी। वो ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं या उनको ये एहसास है, वो शायद सही तौर पे भी एहसास है कि उनकी ओपिनियन, उनका वोट, उनका कल्चर, उनकी आइडियोलॉजी, उनके फैसले, उनका लाइफस्टाइल मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ चंद फीसद हाईली इलीट लोगों का, जो कि सिर्फ दौलतमंद नहीं है बल्कि उनका स्टेटस भी बहुत हाई है। वो चाहे रिपब्लिकन एलीट हैं या वो डेमोक्रेट एलीट है, वो जो एलीट्स हैं उनकी ओपिनियन मैटर करती है, जो जिनका के मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, एकेडमिक्स पे, एकेडेमिया पे इन्फ्लुएंस है, सिनेमा पे, थिएटर पे उनका इन्फ्लुएंस है, और ओवरऑल सोसाइटी में जो वो करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो एलीट जो डिसाइड करते हैं कि लाइफ कैसे गुजारी जानी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, खाना कौन सा अच्छा होता है, ज़बान कौन सी बोलनी, कैसे बोलनी, वो डिसाइड करते हैं। तो हम जो ये हैं इतने सारे लोग, हमारी अक़दार की किसी किस्म की कोई विजिबिलिटी नहीं है। सो दीज आर इनविजिबल मैन। और आगे इसमें आगे जाके कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, खैर अब ये लफ्ज़ थर्ड वर्ल्ड यूज़ नहीं होता, अब डेवलपिंग कंट्रीज कह लें, तो उसमें इनविजिबल लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के। पूरी कौम इनविजिबल होती है, और 1% तबका जो है वो, उन्होंने मुख्तलिफ नाइजीरिया की मिसाल दी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इसमें आता है। क्या आप कुछ कह रहे हैं? कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ, वाइट अमेरिकन को उनकी इनविजिबिलिटी का एहसास बड़े जोर से दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फॉरगॉटन मैन का जो यहाँ पर एक नारा लगाया गया था, आपको याद होगा 2016, द फॉरगॉटन मैन। तो वो फॉरगॉटन मैन क्या था, वो यही चीज़ थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो वो है कि परसेप्शन ऑफ इनविजिबिलिटी, that is also extremely important. Whether or not you have the invisibility that is being talked about, if you perceive yourself or your group to be invisible, that matters. You may not actually be invisible, but you think you are. तो वो एहसास दिलाना जो आपने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये एहसास दिलाया, और ब्रिटेन में जो ब्रेक्सिट हुई है वो भी उस बरतानिया के एक जनरल आवाम की जो थिंकिंग थी कि हम इनविजिबल है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, और ये यूरोपियन यूनियन एक सेंट्रलाइज किस्म का इदारा है जो हमारे पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, और उसमें कुछ एलीट बैठे हुए हैं जो हमसे बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं, उन्हें हमारे रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स का नहीं पता। तो ब्रिटेन को ब्रेक्सिट कर लेना चाहिए, और इसलिए कि ताकि हमारी जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो इनविजिबल है वो विजिबल हो जाए। तो वो जो ब्रेक्सिट हुआ और यहाँ अपने ट्रंप साहब आए, वो एक ही प्रोसेस का हिस्सा था। दूसरे उसने ये बताया कि फियर ऑफ लॉस ऑफ स्टेटस, स्पेशली मिडिल क्लास स्टेटस, इसका जो फियर है वो बहुत ख़तरनाक होता है। अपर क्लास को यूजुअली इस तरह के खौफ नहीं होते, लोअर क्लास usually they have nothing to lose. So it's the middle class that is always worried about losing their status, their position in the society that they have earned. They have not inherited it, they have earned. अच्छा, फिर उन्होंने लेफ़्ट की भी बात की कि लेफ़्ट ने भी इस सूरत हाल को किस तरह से मिस हैंडल किया है। उसमें एक पैराग्राफ है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। द प्रॉब्लम विद द कंटेम्प्रेरी लेफ्ट इज़ द पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी that it has increasingly chosen to celebrate, you know, rather than building solidarity around large collectives such as the working class.
or the economically exploited. It has focused on ever smaller groups being marginalized in specific ways. So ये कह रहा है कि ये बताने के बजाय कि ये एक certain socio-economic status पे जो लोग हैं, regardless कि वो काले हैं, कि वो औरत हैं, कि वो मुस्लिम या ज्यूज़ हैं, या उनका ताल्लुक LGBT तबके से है, या वो recent immigrants हैं, या वो undocumented, ये इसके बजाय उनको एक सोशियो इकोनॉमिक तबके के तौर पे देखा जाए कि भाई आप, अगर आपको $15 घंटे की जॉब नहीं मिल पा रही है और आप $8 या $9 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो इट्स अ प्रॉब्लम इन टुडेज अमेरिका, इन 2021 अमेरिका. इट्स नॉट अ लिविंग वेज. It's not a बिल्कुल living wage, and it's a problem for everybody, whether your skin color is white, black, or brown, or yellow, or whether you're a woman, or you're LGBT, or you're a recent immigrant, or your family has been here for 20 generations. It doesn't matter. So ये issue politics जो है ना, वो ज़रूरी है. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो दोनों पार्टियों, तो उसने इस पैराग्राफ में लेफ्ट को, डेमोक्रेट्स को भी एक तरह से लताड़ा है. फिर वो आगे जो कहते अच्छा है this is, yeah, exactly. This is part of a larger story about the fate of modern liberalism, in which the principle of universal and equal recognition is mutated into special recognition of particular groups. और इसका ताल्लुक वोट से है, वोट बैंक. वोट It boils down to वोट बैंक. यह हमारा वोट बैंक है, हमें इस ग्रुप के लिए करना है ताकि ये हमें हमारे साथ जुड़े रहें, बजाय उनको बताने के कि भाई आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है. वो भी एक इशू है, ज़ाहिर, रेस भी अपनी जगह एक इशू है, लेकिन उसमें आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं अगर आपका स्टेटस बेहतर हो जाए. तो ये बात जो इसने कही है वो इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, इसमें मेरे ख्याल है अब हम आ जाते हैं जो फाइनल जो उसका सेक्शन है, जिसमें इसने ये कहा है कि करना क्या है. उस पर थोड़ा सा अगर आप चाहें थोड़ा सा हैव अ गो एट इट. बेसिकली तो उसमें 2 पॉइंट मैं बोलूंगा. एक तो ये कहते हैं जो बड़ी पॉजिटिव बात है, और उसको सलमान अख्तर जगह जगह लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत बात, कि आइडेंटिटी इज एन इल्यूजन. आइडेंटिटी एक इल्यूजनरी चीज है, ये कोई नेचुरल आइडेंटिटी कोई चीज नहीं होती है. दूसरी बात एक तरह की मिथ है ना, एक तरह की मिथ है कि मेरी शनाख्त है. वरना कोई भी दूसरी स्पीशी है, जैसे मंकीज हैं या कोई और, वो तो आइडेंटिटी की परेशानी नहीं लेके बैठते कि भाई मुझे इसमें इज्जत दो या मेरे ग्रुप को इज्जत दो, लेकिन ये सारी बातें तो इंसानी दिमाग में आती. दूसरी बात, आइडेंटिटी नॉट ओनली इल्यूजरी है, बल्कि आइडेंटिटी मेलिएबल है, कि उसको जो टोपी आपको पहना रहा है आइडेंटिटी की, कोई भी सिस्टम, कोई भी ग्रुप लीडर, वो उसकी विल के ऊपर चल रही है. वो टोपी की कितनी ज्यादा आइडेंटिटी किसी की नैरो कर दें, और चाहे तो किसी की आइडेंटिटी कितनी ब्रॉड कर दें. पॉलिसीज पे है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह हो, इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह बने, एजुकेशन का करिकुलम कैसा बने. तो उन सब चीजों से मिलकर ये आइडेंटिटी को ब्रॉड करना जरूरी है, जो इंसानी आइडेंटिटी है. नॉट ओनली के इश्यू के लोग अलग अलग ग्रोहों में तब बढ़ जाए कि कोई मुसलमान है, कि हिंदू है, या काफिर है, या ये तो वो सोसाइटीज कर रही हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, जो उस तरह पॉलिटिकली इंश्योर नहीं है, वो ये काम कर रही हैं. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनकी फोटे है. तो वो कह रहे हैं कि आइडेंटिटी को अपनी ब्रॉड करो. नैरो आइडेंटिटीज में रहने से मेंटल इलनेसेस बढ़ती हैं, ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम बढ़ता है. देखिए अमेरिका में ड्रग एडिक्शन कितना ज्यादा वर्स हुआ, उसमें पहली दफा मैंने ये इस चीज को रियलाइज किया कि इसमें नैरो आइडेंटिटी का कितना बड़ा हाथ है. नैरो आइडेंटिटी से निकलना है, ब्रॉड हर इंसान के साथ. इनसे एक जगह यहाँ पे तो नहीं, इस किताब में तो नहीं, लेकिन ये अपने एक इंटरव्यू में बड़ी मजेदार चीज, इनसे किसी ने पूछा कि आप ये बताएं फकुयामा साहब के इंसान की आइडेंटिटी कितनी ब्रॉड होनी चाहिए. तो वो कहते हैं इतनी ब्रॉड कि बंदर से भी आइडेंटिफाई कर सके, चूंटियों से भी आइडेंटिफाई हम कर सके. देयर इज अ जीन इन एवरी लिविंग क्रीचर. तो इतनी ब्रॉड होनी चाहिए आइडेंटिटी. एक चीज वो आखिर में कहते हैं, जिसके अंदर जो मैं इसको बहुत ही मेरा फेवरेट है, और वो ये है कि इस मुल्क में या कहीं भी किसी मुल्क में ये फेथ स्कूल्स, इनको रोकना बड़ा जरूरी है. ये आइडेंटिटीज खराब करती हैं लोगों को. बच्चों को बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है इनटू डिफरेंट आइडेंटिटीज, जो कि इल्यूजरी है. तो करिकुलम एक होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तान हो.
एक सेक्युलर पब्लिक स्कूल सिस्टम बहुत ज़रूरी बैकबोन होता है ज़्यादातर वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, स्पेशली जो जो बेहतर डेमोक्रेसीज हैं, दे हैव अचीव्ड दिस बाय क्रिएटिंग ए यूनिफाइंग करिकुलम। इसमें आगे एक जुमला है जो मैं कोट करना चाहूँगा, और आई थिंक हम लोग तकरीबन अपने डिस्कशन के अख्ताम पे पहुँच रहे हैं। वी कैन इमेजिन better places to be in, which take account of our society's increasing diversity, yet present a vision for how that diversity will still serve common ends and support rather than undermine liberal democracy। वो ये कहता है कि आप उन डाइवर्सिटीज़ को लें और उसमें ये देखें कि इसको हम किस तरह से इस तरह यूज़ करें कि इसमें से हम कॉमन थीम्स किस तरह निकालें उन डाइवर्स ग्रुप्स को, और उसको हम सपोर्ट करें, बजाय इसके कि हम उन छोटी छोटी शनाख्तों को एक्सप्लॉइट करें और उनको कहें कि देखो भाई हमें वोट नहीं दोगे तो तुम बुलडोज़र चल जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हुकूक के ऊपर। ये पॉलिटिक्स दोनों साइड से खेली जा रही है। उन्होंने रिच और रिलीजियस और रूरल को पकड़ लिया है, इन्होंने अर्बन और लिबरल और माइनॉरिटीज़ को पकड़ लिया है, और दोनों अपने अपने वोटर्स को लेकर एक साइड में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं ये जो है वो तुम्हारे शनाख्त का दुश्मन है, तुम्हारी हुकूक का दुश्मन है, तुम्हारी फ्यूचर को ख़तरा है इससे। और इसका इन द एंड कोई अच्छा रिजल्ट, वो जो इसने ऑरवेल की जो 1984 है उसका भी हवाला दिया है कि वो एक डिस्टोपियन फिक्शन ज़रूर है, लेकिन ये जो ट्रेंड है उससे कभी कभी लगता है कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा हो ही ना जाए कि ये एक टोटलिटेरियन कल्चर डेवलप हो जाए जिसमें ये जो फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटीज़ हैं ये जो है ना टकरा के पाश पाश हो जाएं और एक टोटलिटेरियन रिजीम कायम हो जाए, which is बिल्कुल obviously is a little far-fetched given how things have proceeded in most of the developed countries, but there is a जहाँ भी chance. There is a chance. जहां भी एहसान, अभी अगर हम इंडिया की भी एग्जांपल लें तो जहां भी इंसानों की जेनोसाइड हुई है Mhm. कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को कत्ल गारत करना शुरू कर दी है, तो उसकी अगर हिस्ट्री देखें तो कुछ साल पहले, एक डेकेड पहले वहां से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आग लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आग 80s का पाकिस्तान याद करें आप, 80s का पाकिस्तान, आप वहीं थे, मैं भी वहीं था उस ज़माने में। Unfortunately, this is scary sometimes living in United States. Some of these things that you heard during 2016 election and even after that, the insurrection, to the Capitol insurrection, it was so reminiscent of 80s and 90s Pakistan कि ये यहाँ भी हो सकता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। It was luckily it was a short circumscribed event, but इसको generalize होने में देर नहीं लगती। हाँ, इसको सीरियस लेना चाहिए। वो जी ये हाँ, बिल्कुल। किताब में कह रहे हैं ये कि इसको कारपेट के अंदर शव कर देना कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ये नहीं, इस पे बात होनी चाहिए, और इसको लोगों को जो उनके कॉमन एस्पिरेशंस है उसके उस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए कि भाई तुम्हारे कॉमन एस्पिरेशंस क्या हैं, तुम सब कामयाब होना चाहते हो, फैमिली वाइज, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे you want to have a good life for yourself and your children. It's a common end. You want a good society, you want to be respected. It doesn't have to be based on your identity. It's everybody's goal. तो इसको प्रमोट होने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, फिर मेरे ख्याल इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।